आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार, रेडियो डॉक्टर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेल्थ कंसर्न्स के साथ साथ जो भी लेटेस्ट जानकारी होती है हेल्थ रिलेटेड, वो आप तक पहुंचाते हैं डॉक्टर्स जो हमारे साथ होते हैं रेडियो डॉक्टर में। और आजकल कोविड वेरिएंट JN1 पर बहुत चर्चा है, बहुत सारे लोग ग्रस्त भी हैं इससे। सही और सटीक जानकारी होनी चाहिए, इसलिए ये प्रयास होता है रेडियो डॉक्टर का। तो आज हम बात करते हैं शो में इट्स ऑल अबाउट कोविड न्यू वेरिएंट JN1। इसके बारे में बातचीत करने आज हमारे साथ स्टूडियो में है सफदरजंग हॉस्पिटल के CMO एट CGHS विंग एंड डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन डॉक्टर विष्णु कुमार गुप्ता। बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद मैडम जी। और इस विशेष जानकारी जो आप लेना चाहते हैं वो कैसे लेंगे आप हमें फोन भी कर सकते हैं 23421080 एंड 23421084। ये हमारे 2 टेलीफोन नंबर्स हैं और साथ ही साथ एक व्हाट्सएप नंबर भी है जिस पर आप हमें संदेश भेज सकते हैं, दैट इज अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं 9868107070। तो डॉक्टर विष्णु कुमार गुप्ता से सवाल कीजिए। इट्स ऑल अबाउट कोविड न्यू वेरिएंट JN1। इस शो में आपके साथ मैं शैली भाषांजलि। विशेष विषय जो जिसकी बात मैं कर रही हूँ वो कोविड वेरिएंट JN1 के बारे में आज हम जानकारी लेंगे डॉक्टर विष्णु गुप्ता से, जो आज हमारे साथ स्टूडियो में पधार चुके हैं। हमारे एक्सपीरियंस कोविड के जो रहे इतने सालों तक, उससे एक भय का वातावरण बनता है, एक अनिश्चितता होती है। तो ये जो नया कोविड वेरिएंट है जिसको कहा जा रहा है JN1, वो क्या है सर, और किस तरह से हमें उसको देखना चाहिए, लेना चाहिए? देखिए, JN1 वेरिएंट जो है बेसिकली ये कोविड वायरस का ही एक रूप है। कोविड वायरस को अगर हम बात करें जेनेटिक लेवल पे तो ये एक RNA वायरस है, और RNA वायरस जब भी कभी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाता है तो वहाँ रेप्लिकेट करता है, मतलब अपने नंबर मल्टीप्लाई करता है। 1 का 2 होता है, 2 का 4 होता है, 4 का 16 होता है, इस तरह से मल्टीप्लाई करता है। और जब भी ये मल्टीप्लिकेशन होता है, तब जब काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन हो जाता है तो उसमें कुछ चेंजेज आ जाते हैं, कुछ म्यूटेशंस आ जाते हैं जी। और जब भी ये म्यूटेशंस आते हैं तो उस वायरस में कोई नई कैरेक्टरिस्टिक्स या कोई नई प्रॉपर्टी कह लें या कोई नए फीचर्स डेवलप होने लग जाते हैं। तो ये एक RNA वायरस का एक नॉर्मल नेचर है, नॉर्मल फीचर है कि ये जब भी मल्टीप्लाई होगा कुछ टाइम के बाद में इसमें जेनेटिक वेरिएशंस आएंगे ही आएंगे। तो जो 2019-20 की हम बात करें, दिसंबर 19 और जनवरी 20 की हम बात करें, तो उस वक्त जो वेरिएंट था वो वेरिएंट अब बदल बदल के नए नए रूप में हमारे सामने आता है। कई बार ये भयानक रूप ले लेता है और कई बार ये माइल्ड रूप में आता है और हम इस फेज को इजीली क्रॉस ओवर कर देते हैं। अभी जो वेरिएंट करंटली डोमिनेटिंग फेज में है अराउंड द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग इंडिया भी हम इसको कह सकते हैं, ये JN.1 वेरिएंट है। ये ओमिक्रॉन जो वायरस है, ये कोरोना का ही एक दूसरा वेरिएंट है। जो ओमिक्रॉन वेरिएंट जो था, जो अराउंड 2021 में डिटेक्ट हुआ था, फर्स्ट केस जो हुआ था उसका, उसके बाद में इसके वेरिएशंस नए नए आते रहे। और जो लास्ट वेरिएंट जो ओमिक्रॉन का था वो पिरोला वायरस के नाम से जाना जाता था, दैट इज BA1.86। और उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज JN.1। ये है BA1.86.1। तो ये उसी का एक नेक्स्ट रूप है। पर ये अभी तक के जो सिम्टम्स हैं, क्योंकि जैसे आपने देखा कि कोविड-19 जो वायरस था वो हमने पहली बार 2020 में पहली बार सुना था, तो उसके जो सिम्टम्स थे, कैसे ये बिहेव करेगा, कम्युनिटी को कैसे अफेक्ट करेगा, कैसे डिजीज प्रोड्यूस करेगा, ये सब हमने पहली बार देखा था, पहली बार एक्सपीरियंस किया था। ना हमें उसके बारे में कोई दवाई पता थी, ना कोई वैक्सीन पता थी, और उसका बिहेवियर क्या रहेगा ये भी हमें नहीं पता था। तो उसी तरह JN1 जो वेरिएंट है, इसके बारे में भी हम यही सोच सकते हैं कि इसका जो फ्यूचर रूप रहेगा वो आज की डेट में कोई नहीं बता सकता। लेकिन अब तक का जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये फर्स्ट केस जो डिटेक्ट हुआ था अगस्त 2023 लग्जमबर्ग में डिटेक्ट हुआ था, US में ये सितंबर 2023 में डिटेक्ट हुआ, और इंडिया में ये अराउंड दिसंबर के फर्स्ट वीक 2023 में डिटेक्ट हुआ। तो अभी तक हम जितने भी केसेस देख रहे हैं कोविड के, वो सारे के सारे माइल्ड रूप में आ रहे हैं। ऑल्दो अभी ये कहना मुश्किल है कि जो करंट स्ट्रेन जो इंडिया में डोमिनेट कर रही है वो JN.1 है या नहीं है, क्योंकि ये जो सीक्वेंसिंग पता करनी पड़ती है कि JN.1 है या नहीं, ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। इस काम में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो
कोविड का जो टेस्ट होता है वो तो हमने आज सुबह दिया, शाम को में रिपोर्ट मिल जाती है। Right. लेकिन आपको कौन से कोविड ने इन्फेक्ट किया है, कि वो JN1 है या आपका ओमिक्रॉन है या डेल्टा है या कप्पा है, यो भी जो चीज़ है, तो इट विल टेक टाइम। ये अराउंड 8 से 10 दिन लेता है। तो सिक्वेंसिंग के द्वारा हमें पता लगता है कि JN.1 आपको हुआ है या आप नॉर्मल किसी दूसरे वेरिएंट से इन्फेक्टेड हो। तो इंडिया में करंटली अभी ये कह सकते हैं, क्योंकि अराउंड द वर्ल्ड जो चल रहा है वो, जैसे यूएस के अगर हम डाटा की बात करें तो वहाँ पे मोर देन 50% केसेस में JN.1 वेरिएंट आ रहा है। इंडिया में JN.1 वेरिएंट नो डाउट अभी इस वक्त एक लीडिंग कॉज है कोविड के जो नए केसेस सर्ज हो रहे हैं उसके लिए। ऑलराइट, क्योंकि आम भाषा में हमें समझने की आवश्यकता है कि कोविड एक ब्रॉडर टर्म है जिसके वेरिएंट्स बहुत सारे होते हैं, जिसको समझ में जानने में समय लग जाता है। सुबह से शाम तक की बात नहीं होती। या 8-10 दिन आपको एक डॉक्टरी जो लैंग्वेज में अगर बोला जाए सीक्वेंसिंग, जीनोमिक सीक्वेंसिंग करनी पड़ती है, पुरानी सीक्वेंसिंग के साथ मैच करना पड़ता है। ये देखना पड़ता है कि पुरानी किसी सीक्वेंस से मैच कर रहा है तो उसको आपने उस तरह से लेबल कर दिया, और अगर आपको नई सीक्वेंस मिलती है तो फिर आपको उसको नए सिरे से देखना पड़ता है कि इसमें क्या म्यूटेशंस हुए। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अपने सवाल पूछ सकते हैं 9868107070। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और आप फोन भी कर सकते हैं 23421080 एंड 23421084। ये हमारे आकाशवाणी के नंबर्स हैं। इस पे फोन कीजिए और अपने सवाल कीजिए। यहाँ पर मनोहर जी ने एक मैसेज भेजा है कि ये जो नया वेरिएंट आया है क्या उतना ही घातक है जितना कोविड था, या ज्यादा या कम है, या घर पे इलाज किया जा सकता है? देखिए, अभी तक जैसे मैंने अभी आपको कुछ देर पहले भी बताया था कि हमारा जो एक्सपीरियंस अराउंड द वर्ल्ड बात करें तो ये 6 महीने का एक्सपीरियंस आप मान लीजिए। अगर सितंबर से अगर हम बात करते हैं तो अगस्त से सितंबर से, तो अभी तक जो ये देखा गया है JN1 जो वेरिएंट है ये माइल्ड फॉर्म में ही है। ऑल्दो इसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा, इन्फेक्टिविटी का मतलब है एक से दूसरे में स्प्रेड होने की जो कैपेसिटी है ये काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर वेरिएंट, और इसीलिए इसको WHO ने वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में रखा हुआ है। ऑलराइट, इससे मैं आपसे स्पेसिफिक साइंस और सिम्टम्स के बारे में पूछूंगी कि क्या होता है, उसके बारे में पूछूंगी। और दूसरा, आपने कहा कि इन्फेक्टेड होता है तो किस स्पेस में, या घर में, या रूम में, या बिल्कुल पास, किस तरह से एक आम भाषा में आपसे समझना चाहेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो, नमस्कार मैम जी, बताइए क्या सवाल है, नाम बताएं। मैं संजय बात कर रहा हूँ। हाँ संजय। हाँ सर, बताइए। मेरा सवाल ये है कि हर खंड में या हर सीजन में कुछ न कुछ कोविड के नए वेरिएंट आ जाते हैं, है ना? हाँ जी। क्या ये सभी बीमारियों, ये मतलब सभी बीमारियों के पर ये बीमारी भी अस्तित्व में पूरी तरीके से आ चुकी है, या फिर इसका कोई टाइम लिमिट है, खत्म होने के कोई चांसेस है? मतलब अस्तित्व से नहीं, टोटल बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो, जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था, जो ये कोविड वायरस है ये RNA वायरस है। जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, ये भी एक RNA वायरस होता है। तो RNA वायरस जितने भी होते हैं उनमें एक टेंडेंसी होती है कि ये जब भी एक से बॉडी से दूसरी बॉडी में जाते हैं तो वहां पे एक माइन्यूट अमाउंट अपना इन्फेक्टिविटी लेके जाते हैं, लेकिन जब वो उस बॉडी में जाके प्रवेश करते हैं तो वहां पे उनको ग्रो करना पड़ता है उस बॉडी को इन्फेक्ट करने के लिए। तो जब भी ये ग्रोइंग का प्रोसेस होता है तो उस दौरान उसमें कुछ म्यूटेशंस आ जाते हैं। तो ये बेसिकली जब सीजन होता है, सीजनल चेंज होता है, स्पेशली जो नवंबर दिसंबर का मौसम होता है, जब भी ठंड का मौसम आता है तो उस वक्त ये वायरस थोड़े एक्टिवेट ज्यादा हो जाते हैं। और कॉमन कोल्ड, और आपने देखा खांसी जुकाम बुखार, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये इस सीजन में ज्यादा महसूस होती हैं। उसका रीजन यही होता है कि इन दिनों में कुछ दूसरे वायरस जो रेस्पिरेटरी वायरस बोलते हैं, जैसे एडिनो वायरस हो गया, आपका इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, राइनो वायरस हो गया, ये सब वायरस होते हैं, ये थोड़े से ज्यादा फॉर्म में, या ये कहिए कि ज्यादा सर्कुलेशन में हमें मिलते हैं। पर जब इनमें म्यूटेशंस हो जाते हैं, जब तक ये आप म्यूटेट नहीं करते हैं तब तक तो आपको डरने की कोई चिंता नहीं करनी होती है। लेकिन जब ये म्यूटेशन करते हैं तो म्यूटेशन करते ही इनकी कैरेक्टर बदल जाता है, इनकी इन्फेक्टिविटी बदल जाती है, इनकी डिजीज पैदा करने की जो क्षमता होती है वो बदल जाती है। इन्फ्लुएंजा वायरस के साथ भी यही होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस आज की डेट में काफी हद तक कंट्रोल में है। उसका रीजन सिर्फ यही है कि धीरे धीरे चल के हमारी जो कम्युनिटी है उसमें एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। तो हमें जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है उससे हमारी बॉडी आराम से लड़ लेती है। लेकिन कोविड के साथ क्या हो रहा है कि ये जो वायरस है एक तो नया है, 2-3 साल अभी एक्सपीरियंस हमारा इसके साथ है, तो इसकी कम्युनिटी जो हर्ड इम्यूनिटी है वो जैसे धीरे धीरे डेवलप होती है, मतलब हमारी कम्युनिटी में, ये अपना स्वरूप चेंज कर लेता है। तो जब ये अपना स्वरूप चेंज करता है तो नो डाउट जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जैसे ओल्ड एज वाले हैं, जो जिनकी इम्यूनिटी डाउन है, उन लोगों को ये ज्यादा परेशान करता है। और जो उस
उसके अगेंस्ट ऑलरेडी एक अच्छी इम्यूनिटी डेवलप कर चुके होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि 60 to 70% उस वायरस से लड़ने के लिए कैपेबल हो जाते हैं, तो वो उनको इतना इफेक्ट नहीं करता और वो माइल्ड फॉर्म में टच करके हमें निकल जाता है। अगर यही चीज अगर हमारे पास फर्स्ट टाइम आती तो हो सकता है कि ये अगेन वही सिम्टम्स पैदा करते जो हमने 2020-21 में एक्सपीरियंस किए थे। राइट, आशा आप समझ गए होंगे। थैंक यू कॉल करने के लिए जी। अब हम स्पेसिफिक सिम्टम्स की बात, जैसे कि आप कह रहे थे कि भाई हाँ विंटर सीजन है, जुकाम खांसी वायरल तो होगा। व्हाट आर द स्पेसिफिक सिम्टम्स जिससे पता चले कि हाँ भाई इसका टेस्ट कराना चाहिए या क्या करना चाहिए? देखिए, चाहे कोविड की फर्स्ट फेज हो, सेकंड फेज हो, थर्ड फेज हो या व्हाट एवर इट इज फेज इट इज, राइट, देयर इज स्टिल नो स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स वो ये कह दें कि भाई आपको 100% कोविड हो गया है। अच्छा, ये जो सिम्टम्स हैं ये इतने ओवरलैपिंग्स हैं कि आपको उसमें डिटेक्ट करना मुश्किल होता है कि ये जो सिम्टम्स हैं आपके वो कोविड की वजह से ही होंगे। लेकिन 2-3 चीजें हैं जो आपको नोट करनी चाहिए कि एक तो अगर आप चेंज ऑफ वेदर है, चेंज ऑफ वेदर में यूजुअली क्या होता है, घर में छोटे बच्चे होते हैं, हम लोगों को भी क्या होता है, सर्दी खांसी जुकाम कॉमन कोल्ड कॉमन होता है जो हो जाता है। यूजुअली 2-3 दिन में वो ठीक हो जाता है। वायरल इन्फेक्शन का यही होता है एक क्राइटेरिया कि यूजुअली 2-3 दिन में वो अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपके सिम्टम्स रिजोल्व होने में ज्यादा टाइम लगा रहे हैं या आपके सिम्टम्स जो है बिगड़ रहे हैं, मतलब आपको सर्दी खांसी हुई और वो चीज बिगड़ के आपको फीवर भी आने लगा, अच्छा, या आपके सिम्टम्स थोड़े से और ज्यादा एग्रीवेट हो गए, या आपकी खांसी वो ठीक ही नहीं हो रही है, तो आप इस सीजन में आप सोच सकते हैं कि आप कोविड का एक टेस्ट करा लें। क्योंकि अगर आप कोविड का टेस्ट कराते हैं तो उसके आपके 2 फायदे होते हैं। एक तो आपको अगर कोविड का पता लग जाता है तो आप अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। आइसोलेट कर लेने से क्या होता है कि आप जो कम्युनिटी है उस कम्युनिटी को आप बचा सकते हैं। आपके घर में हाउस होल्ड में जो लोग रहते हैं, आपके कलीग्स हैं, आप ये मार्केट में जाते हैं, आप ये कहीं भी ट्रेवल करते हैं, क्योंकि जो JN1 जो वेरिएंट है ये इसकी जो स्प्रेड है, जो ट्रांसमिशन है, ये काफी ज्यादा है। तो आप एक तरीके से कम्युनिटी को सेव कर रहे हो। दूसरा, अगर आप टाइमली अपने आप को भी डायग्नोस कर लेते हैं तो क्या होता है कि इसके कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं वो आप टाइमली आप पता लगा सकते हो, या आपके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रहा है तो उसको आप टाइमली मैनेज कर सकते हो। तो बेसिकली ये 2 इसके फायदे होते हैं। अदरवाइज एज सच बात करें, क्योंकि बीच में जब कोविड की फर्स्ट और सेकंड वेव का जब टाइम था तब एक सिम्टम्स आते था कि अगर किसी की लॉस ऑफ सेंसेशन, मतलब टेस्ट का सेंसेशन चला गया या उसका सूंघने की जो है स्मेल चली गई है तो वो कोविड होगा। हाँ, ये देखा हमने रिट्रोस्पेक्टिवली कि भाई ऐसा था तो ऐसा होता है। लेकिन ये कई अदर वायरस इन्फेक्शंस में भी ये चीज देखने को मिलती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये मतलब स्पेसिफिक ही है कोविड के लिए। लेकिन जब सीजन चल रहा है और आपके सिम्टम्स जो नॉर्मल कॉमन कोल्ड के, इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स हैं वो ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आप एक चीज दिमाग में रख सकते हैं कि क्या मुझे कोविड हो सकता है। तो ऐसे में अपने आप को थोड़ा सा अलग थलग बिल्कुल अलग कर लेना चाहिए। और अगर आपको लगता है तो आप आइसोलेट भी हो सकते हैं अगर आपको टेस्ट नहीं कराना है तो। और अगर आप टेस्ट करा लेते हैं, अगर वो नेगेटिव आ जाता है तो एटलीस्ट आप उसको स्प्रेड करने से रोक सकते हैं, क्योंकि आपने एक बैरियर क्रिएट कर दिया। करेक्ट। तो वो बैरियर जो होता है वो आपके लिए भी अच्छा होता है और कम्युनिटी के लिए भी अच्छा होता है। डॉक्टर विष्णु गुप्ता, अगर जो पहले प्रिकॉशंस दिया गया था कि मास्क पहनिए, N95 मास्क पहनिए, कारगर सिद्ध होगा इसमें भी? बिल्कुल सिद्ध होगा। ये सोशल डिस्टेंसिंग जो है और ये मास्क है ये एवरग्रीन है। वैसे भी हॉस्पिटल सेटिंग्स में जब हम काम करते हैं तो 2020 के से पहले जब हम वार्ड्स में पेशेंट्स देखा करते थे तो मास्क पहनने का एक जो रिवाज होता था ना वो नहीं होता था। हम देखते थे, पेशेंट देख के आ गए। कई बार ऐसा भी होता था जो हमारे कलीग्स हैं, हमारे जो साथी डॉक्टर्स हैं, वो कई बार टीबी वगैरह की बीमारी से भी ग्रसित हो जाते थे, क्योंकि इस वार्ड में, कंटामिनेटेड वार्ड में हम घूमते हैं, उनको कोई टीबी का कीटाणु लग जाता है, मालूम चलता है कि उसकी टीबी उसको भी हो चुकी है। लेकिन मैंने ये देखा है कि कोविड आने से जो हमारी जो कम्युनिटी है, इन्होंने एक मास्क पहनने का जो सिस्टम किया है चालू, इससे उनको डबल बेनिफिट हो रहा है। एक बेनिफिट तो नेचुरल है कि ऑनगोइंग जो कोविड जो भी वेव आती है उससे वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। सेकंड, वार्ड के अंदर भी जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स होते हैं जिनके हम रेगुलर टच में आते हैं, तो एरोजोल ट्रांसमिशन होता है, जो एयरबोर्न ट्रांसमिशन होता है, वो जो इंसिडेंस है वो काफी कम हो गई है। ऑलराइट। कौतूहल मन में जरूर आता है क्योंकि नई चीजें हमारे बीच में, नए वेरिएंट्स अलग अलग आते हैं। तो हमारे जो लिसनर्स हैं, सवाल एक के बाद एक इन्होंने भेजा है। गुलाबी बाग से हेमंत कुमार कोकचा जी लिखते हैं
कि इन्होंने 3 वैक्सीन कोविड का लिया है। क्या ये वैक्सीन प्रोटेक्ट करेगा JN1 से, वेरिएंट से, या और डोज ले लिया जाए वैक्सीन का? नहीं, देखिए अभी तक गवर्नमेंट ने कोई 4th डोज के लिए कोई रिकमेंडेशंस जारी नहीं की गई है। अभी तक जो 3rd डोज का है रिकमेंडेशंस, जो जिसे हम प्रिकॉशनरी डोज या आप कहें बूस्टर डोज, ये डोज ही गवर्नमेंट ने अभी तक हमें बताया है और हम उसी क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं। आप ये देखिए कि जो पुराने जो वैक्सीन थी, जैसे मैंने आपको बताया कि नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, तो नेचुरल है कि जो करंट वैक्सीन होगी वो जो नए वेरिएंट होगा उस पे उतना 100% इफेक्ट नहीं करेगी। लेकिन आपको एक चीज नहीं भूलनी चाहिए कि ये जो वैक्सीन है ये कोविड के लिए, कोरोना के लिए एक कॉमन टर्म है। मतलब जो नया म्यूटेशन है वो पुराने वायरस से 5, 10, 15% डिफरेंट हुआ होगा। एटलीस्ट 85% तो वो पुराने के साथ सिमिलर करेगा ही करेगा। तो जो वैक्सीन है, पुरानी वाली वैक्सीन, वो क्या करती है, आपको 80% प्रोटेक्शन तो देगी नए वाले के अगेंस्ट। और जैसे जैसे नए नए वेरिएंट आते हैं तो हमारी जो वैक्सीन जो जहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है वो उसको अपडेटेड करते रहते हैं, मतलब उसमें नई चीजें इंट्रोड्यूस करते रहते हैं और उससे क्या होता है कि वैक्सीन की एफिकेसी भी बढ़ती रहती है। एज ऑफ नाउ देयर इज नो रिकमेंडेशन फॉर नेक्स्ट डोज, बट हाँ, जिन्होंने अपनी डोज मिस की हुई है वो उस डोज को ले सकते हैं। यही सवाल प्रकाश जी का रोहिणी दिल्ली से था, जिसका आपने जवाब दिया। है वही सवाल लोगों के मन में वही घूम घूम के आ रहा है, कितना घातक है, क्या वैक्सीन लेनी चाहिए, जिसका आपने अभी जवाब दिया है। आगे भी इस पर चर्चा करते हैं। मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए एक चैलेंजिंग जरूर हो गया है। देखिए, जो भी कोई नई चीज आती है वो हमेशा चैलेंजिंग रूप लेके आती है, लेकिन ये कलेक्टिव एफर्ट्स हैं सब लोगों के। मतलब मेडिकल फ्रेटर्निटी नहीं, जब तक हम जो लोग हमारे लिसनर्स हैं वो भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे तब तक हम किसी भी बीमारी से लड़ नहीं सकते। एब्सोल्युटली, परफेक्टली सेड। आज हमारे साथ हैं CMO एट CGHS विंग और डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन सफदरजंग हॉस्पिटल के डॉक्टर विष्णु कुमार गुप्ता। आप हमसे जुड़िए 9868107070, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और इसके साथ ही हमारा जो टेलीफोन नंबर है 23421080 एंड 84 इन द एंड। मेरा नाम शैली भाषांजलि, रेडियो डॉक्टर। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। वेलकम बैक टू रेडियो डॉक्टर। और आज इस शो में हम बात कर रहे हैं अबाउट द कोविड वेरिएंट, जिसके बारे में बहुत लोगों की जिज्ञासा है, क्या है, कैसे है, किस तरह से हमें इससे बचाव करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस है, क्या सिम्टम्स है। इसके बारे में बातचीत करने हमारे साथ स्टूडियो में है सफदरजंग हॉस्पिटल के डॉक्टर विष्णु कुमार गुप्ता। ही इज द CMO एट CGHS विंग एंड डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन। यहाँ पर डॉक्टर साहब, चूंकि हम लोग ध्यान रख रहे थे कि क्या कौन बात कर रहा है, स्पेशली WHO, तो वहां पे विशेष रूप से ये बात आ रही है कि वेरिएंट की, जब हम बात समझने की कोशिश कर रहे थे कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न एंड वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, ये किस सिलसिले में इसको यूज किया जाता है बाय WHO? देखिए मैडम, जो आपने 2 वर्ड्स यूज किए, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट एंड वेरिएंट ऑफ कंसर्न, ये 2 अकेले टर्म नहीं है, इनके साथ 2 टर्म्स और हैं। एक वेरिएंट ऑफ मॉनिटरिंग एंड वेरिएंट ऑफ हाई कंसिक्वेंसेस। ये 4 कैटेगरी WHO ने डेवलप की थी। तो जो लोएस्ट कैटेगरी है इसमें वेरिएंट ऑफ मॉनिटरिंग कैटेगरी होती है। बेसिकली कैटेगरी डेवलप करने का रीजन ये था कि कोविड का वायरस जो है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि ये कुछ टाइम के बाद में अपना स्वरूप चेंज कर लेता है, इसमें इन्फेक्टिविटी बढ़ जाती है, इसको ये लोगों को ज़्यादा इन्फेक्ट करने लगता है, डिजीज़ की सीवियरिटी बढ़ जाती है। कई बार ये ऑटोमेटिकली अपने आप से उस इन्फेक्टिविटी को लॉस कर देता है, नए वायरस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हर 1-2 महीने के बाद में जब वायरस इस तरह से अपने रूप चेंज करेगा, तो आप सोचिए कि 3 साल में उसने अपने कितने रूप चेंज कर लिए होंगे। आप मान के चलिए कि 20 से 25 वेरिएंट अलग अलग रूप में आ गए हैं। हम लोगों ने सिर्फ 3 या 4 वेव्स की बात करी, लेकिन देखा जाए अगर हम इसको अच्छे से डिवाइड करें तो 15 से 20, 25 आप वेरिएंट आ चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जो लेमैन होता है उसके लिए ये समझना मुश्किल होता है कि ये वायरसेस के नाम कैसे याद रखे जाएं या किस तरह से उस चीज को देखा जाए कि ये वायरस हमें परेशान करेगा या नहीं करेगा। तो WHO ने 4 टर्म्स बनाए, वेरिएंट ऑफ मॉनिटरिंग, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, वेरिएंट ऑफ कंसर्न एंड वेरिएंट ऑफ हाई कंसिक्वेंसेस। वेरिएंट ऑफ मॉनिटरिंग वायरस, किसी भी वायरस को तब डेजिग्नेट किया जाता है जब उनको लगता है कि ये वेरिएंट अपने मूल रूप से कुछ बदल चुका है और ये लोगों में मतलब इन्फेक्शन स्प्रेड करने लगा है। मतलब जहां पे आपका 1-to-1 ट्रांसमिशन था वो 1 की जगह 3 हो गया या 1 की जगह 4 हो गया। मतलब 1 से 4 लोगों को फैल रहा है, 1 से 5 लोगों को फैल रहा है, तो मतलब उसकी जो ट्रांसमिशन की रेट है वो बढ़ गई है। तब उसको WHO रखता है वेरिएंट ऑफ मॉनिटरिंग के अंदर।
उसके बाद में दूसरी कैटेगरी आती है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि उसकी जो ट्रांसमिशन की रेट है वो वेरिएंट ऑफ मॉनिटरिंग से काफी ज्यादा हो चुकी है और अब वो वायरस रैपिडली स्प्रेड कर रहा है, एक ही देश के अंदर अलग अलग सिटीज में स्प्रेड कर रहा है या अलग अलग कंट्रीज में वो साइमल्टेनियसली स्प्रेड कर रहा है, लोगों में ज्यादा इन्फेक्शन कर रहा है, लेकिन उसकी सीवियरिटी अभी उतनी नहीं है जितनी वेरिएंट ऑफ कंसर्न में है। तो नेक्स्ट कैटेगरी जो होती है वो होती है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। वेरिएंट ऑफ कंसर्न में क्या होता है, वायरस अपना रूप काफी ज्यादा बदल चुका होता है और रूप बदलने के साथ साथ वो घातक हो चुका होता है। घातक का मतलब वो इन्फेक्शन ज्यादा करता है, सीवियरिटी मतलब लोगों को अगर वो हो रहा है तो वो सीवियर ज्यादा होता है, डेडली वायरस एक तरह से बन जाता है। जो करंट हमारे एपिडेमियोलॉजिक जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वैक्सीन प्रोग्राम है, जो हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, उसको वो बार बार ब्रीच करता है, वो उतना इफेक्टिव नहीं रह पाते, तो हम उसको बोलते हैं वेरिएंट ऑफ कंसर्न। और फिर आता है वेरिएंट ऑफ हाई कंसिक्वेंसेस। इसमें वो वेरिएंट होते हैं जिन पे करंट वैक्सीन किसी भी तरह से इफेक्टिव नहीं होती, मतलब वो 0% वैक्सीन एफिकेसी की कैटेगरी में आता है। तो एज ऑफ नाउ टिल डेट देयर इज नो सिंगल वायरस विच इज वेरिएंट ऑफ हाई कंसिक्वेंस। ये सबसे अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि चाहे अभी कोई सी भी स्ट्रेन है, सबके ऊपर हमारी जो करंट वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो कुछ ना कुछ हद तक काम कर रही है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न में जो अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा और ओमिक्रॉन, ये सारे के सारे कभी ना कभी वेरिएंट ऑफ कंसर्न में रह चुके हैं। अभी जो करंट वेरिएंट है ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में है, मतलब इसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, ट्रांसमिशन ज्यादा है, मोर देन 1 कंट्रीज, मतलब साइमल्टेनियसली कई कंट्रीज में फैला हुआ है, लेकिन हो सकता है ये अपना भयंकर रूप आगे दिखाए और ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट से वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में ट्रांसफर हो जाए। तो ये ट्रांसफर वायरस का चलता रहता है। हाँ। जैसे जब डेल्टा वेव आई थी, जब जो हमारी जो सबसे डेडली वेव मानी जाती है, सेकंड वेव जिसको हम बोलते हैं, तो वो जो वायरस था वो एक वक्त वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न में था, कुछ टाइम के बाद में वो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो गया, नाउ ही इज इन वेरिएंट ऑफ मॉनिटरिंग कैटेगरी के अंदर आ गया। तो ये चेंजेस होता रहता है। चेंजेस होने का कारण सिर्फ इतना सा होता है कि लोगों में कंफ्यूजन ना हो और जो साइंटिस्ट बॉडी है, जो डॉक्टर्स हैं, उनके पास भी एक इंफॉर्मेशन रहे कि अभी हमें कौन से वेरिएंट पे फोकस ज्यादा करना है, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट पे ज्यादा फोकस रखना है या वेरिएंट ऑफ कंसर्न पे ज्यादा फोकस रखना है। ऑल राइट, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग दैट। और फिर चलते हैं अपने आम लिसनर्स की तरफ जो पूरे देश में फैले हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ कौन है लाइन पर? हेलो, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी जी, बताइए क्या पूछेंगे? मैम, हम पूछना चाह रहे थे कि ये जो नया वाला कोरोना वायरस का वेरिएंट है, उसका लक्षण पुराने की तरह है या फिर नया, मतलब कुछ मतलब अलग, उसका लक्षण क्या है? वैसे आपने रेडियो डॉक्टर पूरे ध्यान से अगर सुना होगा तो उसके बारे में चर्चा हो रही है, लेकिन दोबारा देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि कोविड वायरस का जो लक्षण है वो शुरू से लेके एंड तक ऑलमोस्ट सेम ही रहे हैं। जब हमारे पास कोविड का फर्स्ट केस जो आया था तो वो भी हमारे पास सोर थ्रोट, फीवर, गले में दर्द, गले में सूजन, इस तरह करके प्रेजेंट किया था। और आज भी चाहे आप डेल्टा वेव की बात कर लें, चाहे बीटा वेव की बात कर लें, चाहे ओमिक्रॉन वेव की बात कर लें, कोविड के जो पेशेंट्स हमारे पास प्रेजेंट करते हैं वो नॉर्मली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साथ या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साथ, अगर वो सीवियर फॉर्म में आते हैं तो प्रेजेंट करते हैं। अपर रेस्पिरेटरी जब इन्फेक्शन होता है तो पेशेंट हमारे पास हल्की कॉमन कोल्ड के साथ, खांसी, थोड़ी जुकाम, उसका गला थोड़ा सा खराब होता है, गले में दर्द होता है जिसको हम सोर थ्रोट बोलते हैं, और कई बार माइल्ड फीवर भी हो जाता है। फटीग एक कॉमन फीचर होता है, फटीग भी पेशेंट्स में हमें देखने को मिलता है। और अगर उसी के साथ अगर पेशेंट को खांसी आने लगे, खांसी के साथ बलगम आने लगे, तो वो सीवियर कैटेगरी में चला जाता है, मतलब पेशेंट थोड़ा सा आगे बढ़ चुका है। कई बार साथ में पेशेंट को जीआई सिम्टम्स भी हो जाते हैं, जैसे डायरिया हो जाता है, उसको नोजिया हो जाती है, वॉमिटिंग हो जाता है। और कुछ 1-2 सिम्टम्स ऐसे थे जो कई बार हमने एक तरह से लोगों ने स्पेसिफिक सिम्टम्स कह के प्रचलित किए थे, जैसे लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन एंड लॉस ऑफ स्मेल की जो सेंस थी वो लोगों की चली गई थी। तो ये कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स थे जो कोविड को डायग्नोज करने में हेल्प करते थे। तो ये जो सिम्टम्स हैं ये ऑल्दो नॉट स्पेसिफिक फॉर द कोविड, पर यह है कि अगर उस वक्त सीजन चल रहा है, जैसे अभी हम ये वाला जो सीजन हमारा जो रहता है, जब वेदर चेंज होता है, एक्सट्रीम कोल्ड होती है, तब ये सीजन के दौरान अगर आपको कॉमन कोल्ड से ज्यादा सीवियर कोई सिम्टम्स एक्सपीरियंस होता है तो आप ये एक पॉसिबिलिटी लेके दिमाग में चल सकते हैं कि आप
कोविड से ग्रसित हो सकते हैं। पर आपको मैं फिर से कहना चाहूंगा कि अभी जो वेरिएंट है ये बड़ा ही माइल्ड फॉर्म में है, लेकिन माइल्ड फॉर्म पे होने का मतलब ये नहीं है कि आप लापरवाह हो जाए। आपको सावधानियां वैसे ही रखनी है जैसे आप पहले रखते थे। सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए रखिएगा और सैनिटाइजेशन का जरूर ध्यान रखिएगा। सोशल डिस्टेंस एंड सैनिटाइजेशन, अगर आप बीमार हैं तो दो ऐसी चीजें हैं जो हमें पहले वेव से लेके और लास्ट तक जो भी वेव आएगी उन सब में हेल्प करेगी। ऑलराइट, और इन सभी जानकारियों के साथ रेडियो डॉक्टर में आप जुड़े रहिए। यहाँ पर मनोहर लाल जी आपको थैंक यू करते हैं कि बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं रेडियो डॉक्टर में। और हमसे जुड़ने का माध्यम है 9868107070 व्हाट्सएप नंबर, जिसमें आप अपना सवाल भेजिए। एंड द टू टेलीफोन नंबर्स आर 23421084 एंड 23421080। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। वेलकम बैक टू रेडियो डॉक्टर। और आज रेडियो डॉक्टर में हमारे साथ हैं डॉक्टर विष्णु कुमार गुप्ता, सफदरजंग हॉस्पिटल के हैं। और हम आज बात कर रहे हैं JN1, जिसका नाम सबने सुना है। इट्स अ वेरिएंट ऑफ कोविड, जिसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हम बटोरने की कोशिश करते हैं ताकि स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। बिल्कुल सावधानी और सतर्कता, वही मेरी डॉक्टर साहब से बात हो रही थी अभी ऑफ एयर की। सतर्क होना बहुत जरूरी है, सावधान होना बहुत जरूरी है, यही एक मूल मंत्र है। बिल्कुल बिल्कुल। एक यहाँ पर सवाल आया है, ये रोहित खेड़ा जी का आया है, परमानंद कॉलोनी दिल्ली से। ये कहते हैं कि पहला तो यही है कि क्या हमें डरने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और आगे उन्होंने कहा है, विशेष क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है, स्पेशली छोटे बच्चों को और बुजुर्गों को? तो पहले छोटे बच्चों की बात करते हैं। देखिए, मैं दोनों को ही कंबाइन करूंगा क्योंकि दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। छोटे बच्चे और बुजुर्ग। छोटे बच्चे होते हैं, उनके बॉडी में इम्यूनिटी अभी डेवलप हो रही होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी बच्चा बॉर्न होता है, पैदा होता है, तो पैदा होते ही उसके कुछ वैक्सीन लग जाती हैं। जैसे BCG वैक्सीन लग जाती है, हेपेटाइटिस की वैक्सीन लग जाती है। जैसे जैसे वो 4 से 6 वीक का होता है तो उसको DPT वैक्सीन लग जाती हैं। और जैसे जैसे उसका टाइम पीरियड इंटरवल चलता रहता है, उसको वैक्सीन लगती रहती है। तो वैक्सीन जो लगती है उसका फायदा ये होता है कि अगर इन फ्यूचर उसको इनमें से कोई भी बीमारी का कीटाणु उनके ऊपर आक्रमण करता है तो वो उससे अच्छी तरह से लड़ सके। तो वैक्सीन देने का पर्पस सिर्फ यही होता है। और उनके अंदर जो उनकी इन्नेट इम्यूनिटी है, मतलब जो उनके अंदर इम्यूनिटी आई है, उसको बूस्टअप किया जा सके। और बूस्टअप जो किया जाता है वो किया जाता है वैक्सीन के द्वारा। तो इसीलिए जो बच्चों को वैक्सीन हम लोग प्रिफर करते हैं। और ये हमारा सबका मिशन भी होता है कि किसी भी बच्चे की कोई भी वैक्सीन छूटनी नहीं चाहिए। ये हम सबकी एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं सभी को ये बताना भी चाहूंगा और कहना भी चाहूंगा कि अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, जन्म लिया है या बड़ा हो गया है, अगर उसकी कोई भी वैक्सीन शेड्यूल छूट गया है या किसी भी कारण से रह गया है, किसी भी वैक्सीन का, जो हमारा नेशनल इम्यूनेशन प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग, तो उस वैक्सीन को आप तुरंत लगवाइए। क्योंकि वैक्सीन लगने से बच्चे को बहुत फायदा होता है। फ्यूचर जो इन्फेक्शंस होते हैं उनसे लड़ने में हेल्प मिलती है। और जो इन्फेक्शन होता है वो माइल्ड फॉर्म में होता है, उसको छू के निकल जाता है। जैसे कहते हैं ना, बंदूक की गोली आपको लगी, एक तो सीने में आके लग गई और आप एक कान के पास छू के निकल गई। तो उसी तरह वैक्सीन होती है, वो इस तरह से काम करती है कि कोई इन्फेक्शन होता है वो हमें सिर्फ छू के निकल जाता है। रही बात दूसरी बुजुर्गों की, तो बुजुर्गों में इसका जस्ट उल्टा हो रहा होता है। जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है, उनकी इम्यूनाइजेशन की जो इम्यूनिटी है वो धीरे धीरे वेनिंग हो रही होती है, मतलब वो धीरे धीरे कम हो रही होती है। तो वो एक वल्नरेबल ग्रुप होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, एज बढ़ने के साथ साथ लोगों में कुछ बीमारियां भी आ जाती है, क्रॉनिक बीमारियां आ जाती है। जैसे कोई डायबिटीज आ जाती है, किसी को हाइपरटेंशन आ जाता है, किसी को सांस की दमे की बीमारी हो जाती है, किसी को और कोई बीमारी हो जाती है। तो इन बीमारियों की वजह से और नेचुरल एजिंग प्रोसेस की वजह से उनकी जो इम्यूनिटी है बॉडी की वो डाउन हो जाती है। तो एक्सट्रीम ऑफ एज हमेशा एक वल्नरेबल ग्रुप में रखे जाते हैं छोटे बच्चे और बुजुर्ग। छोटे बच्चे क्योंकि उनमें अभी इम्यूनिटी ढंग से डेवलप नहीं हुई है, और जो बुजुर्ग हैं उनमें इम्यूनिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। तो कोई भी इन्फेक्शन अगर नया इस वर्ल्ड में आएगा, जैसे कि कोविड आया, तो वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा उन लोगों को जिनकी इम्यूनिटी लो है या इम्यूनिटी कम है। तो हमें जो छोटे बच्चे हैं और बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका स्पेशल ख्याल रखना होता है। अगर उनकी कोई वैक्सीन छूट गई है तो वैक्सीन लगवानी है। बुजुर्गों के अंदर भी कुछ वैक्सीन एज के साथ रिकमेंडेड होती है। 60 साल के बाद में अगर कोमोर्बिड कंडीशन है, जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन होती है, न्यूमोकोकल वैक्सीन होती है, और भी कई वैक्सीन होती हैं जो एज पर जो शेड्यूल होता है उसके अकॉर्डिंग लगनी चाहिए और लगवानी भी चाहिए हमें।
तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और रही बात ध्यान रखने की, तो उनको ये देखना चाहिए कि जब भी कभी आउटब्रेक होता है किसी डिजीज का तो हमें पता चल जाता है, क्योंकि आजकल इंटरनेट, टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर का जमाना है, तो कहीं पे भी कोई घटना छोटी सी होती है तो तुरंत वायरल हो जाती है। तो अगर आपको लगता है कि इस वक्त किसी इन्फेक्शन का आउटब्रेक हो रहा है या आउटब्रेक होने वाला है, तो उस वक्त थोड़े से एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेके चलने चाहिए। थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग आपको मेंटेन करनी चाहिए। सोशल गैदरिंग जहाँ पे क्राउडिंग है काफी ज्यादा, आउटडोर में काफी ज्यादा क्राउडिंग है, वहां पे मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। इंडोर के अंदर अपने वेंटिलेशन का ध्यान रखना चाहिए। और आप जब भी मास्क लगाते हैं तो ये ध्यान रखिए कि मास्क को फैशन का रूप नहीं दीजिएगा। मास्क को इस तरह से लगाइए कि आपकी नाक और आपका मुंह वो अच्छे से ढका हुआ हो। चाहे आप मास्क कपड़े का लगाएं, चाहे सर्जिकल लगाएं, चाहे N95 लगाएं, पर्पस तीनों का एक ही है, जो वायरस का स्प्रेड है उसको रोकना। तो आप चाहे कपड़े का मास्क लगाइए, चाहे वो आपको आप ड्रेस के साथ आप मैच कर लीजिए, लेकिन उसको जब आप लगाएं तो आपका मुंह और आपकी नाक वो अच्छे से कवर होनी चाहिए। तो ये हमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस स्पेशली आउटब्रेक के टाइम पे जरूर ध्यान रखनी चाहिए। ऑल राइट, आपने इम्यूनिटी को कई बार आपने ये जोर दिया है, इम्यूनिटी होनी चाहिए। बढ़ाई कैसे चाहिए इम्यूनिटी, डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, ये कोई एक अमेजिंग पिल नहीं है, मतलब मैजिक पिल नहीं है कि मैंने आपको प्रिस्क्राइब किया, आपने घर जाके पानी के साथ लिया और आप कल से इम्यूनिटी आपका एकदम इम्यूनिटी वो हो गई। इम्यूनिटी जो बिल्ड होती है ये टाइम के साथ बिल्ड होती है, आपके खान पान से, आपके रहने से, आपके सोने से, मतलब आपका जो बैलेंस शरीर का है उससे डेवलप होती है। आप खाने के अंदर अच्छे फ्रूट्स, जो हेल्दी फ्रूट्स हैं उनको यूज करिए, ग्रीन वेजिटेबल्स को यूज करिए, पनीर लीजिए, अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो आप फिश और इस तरह की चीजें आप खा सकते हैं, और दालें खाइए। ये सब चीजें क्या होती है कि इनमें एंटीऑक्सीडेंट की भरमार होती है। एंटी जब ऑक्सीडेंट हमारी बॉडी में जाते हैं तो नेचुरली वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं। तो ये एक तरीका है इम्यूनिटी को बूस्ट करने का। इसके अलावा आप खुश रहिए। अगर आप खुश रहेंगे तो आपको मानसिक तनाव नहीं होगा, मानसिक तनाव नहीं होगा तो नेचुरल है उससे भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। आप खेलिए, अगर आपको खेल का शौक है तो आप खेलिए। आप बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उन्हें खेलने दीजिए, कूदने दीजिए, जो उनकी नेचुरल सुलभ चीजें हैं होती हैं उन्हें करने दीजिए। अगर उसको एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा तो उसका डेवलपमेंट अच्छा होगा, डेवलपमेंट अच्छा होगा तो नेचुरली उसकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। देयर इज नॉट ए मैजिक पिल कि मैं आपको दूं और वो आप खाएं और आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाए। बहुत ध्यान से इस बात को अपने में संजो लीजिएगा। देयर इज नो पिल, देयर इज नो टैबलेट, देयर इज नो सिरप जिसको पी करके इम्यूनिटी बढ़ेगी। ऑल राइट, डॉक्टर गुप्ता हमारे साथ एडवोकेट वारिस खान जुड़े हैं। उन्होंने कहा बड़ी देर से जुड़े हैं। JN1 के सिम्टम्स एक बार बता देंगे क्या? इसमें चक्कर आता है और पसीना भी आता है, ये पूछ रहे हैं। पर्टिकुलर अगर आप स्पेसिफिक सिम्टम्स की बात करें तो ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं है कि आप चक्कर आएगा या आपको पसीना आएगा, पर एज ए जनरल वायरल इन्फेक्शन होता है तो उसमें आपको थोड़ा सा अगर वीकनेस होती है तो चक्कर आ सकता है। जब आपका फीवर, कई बार फेब्राइल, जब आपको ठंड लग के बुखार आता है, तब जब बुखार उतरता है तो उस वक्त आपको पसीना भी आ सकता है, जिसको हम डिफरेंस फेज भी बोलते हैं। तो स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है, लेकिन एनी सिम्टम्स कैन बी देयर इन कोविड आल्सो। इन सब जानकारी के साथ लोग अपने अपने घरों में अपने बच्चों को और अपने परिवारजनों के साथ के बारे में थोड़ा सा पूछना चाह रहे हैं। जैसे आलोका यहाँ पर नोएडा से ये मैसेज आया है कि इनकी डॉटर को कोविड 2 बार 21 वर्ष की हैं, 2 बार कोविड हो चुका था 2020 में और 22 में। विदेश में पढ़ती हैं और अभी आ रही हैं वापस देश में, तो उनके लिए क्या प्रिकॉशंस करें? देखिए, प्रिकॉशंस आपकी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, हमेशा वही रहेंगी। सबसे पहली चीज है, आप जो है अपने जो सैनिटाइजेशन जो है, क्लीनिंग, इसको सबसे पहले अपने साथ में रखिए। अगर आप कहीं भी पब्लिक प्लेस पे किसी भी चीज को यूज कर रहे हैं तो अपने जो हाथ हैं उन्हें आप 20 से 25-30 सेकंड तक साबुन से अच्छे से रगड़ के धोइए। अगर आप साबुन से नहीं धो पा रहे हैं तो आप जो सैनिटाइजर होता है, ये देख लीजिएगा कि सैनिटाइजर में एटलीस्ट 60 to 70% अल्कोहल हो, उसका वेट बाय वॉल्यूम। जब तक वो नहीं होगा तो आप उसको यूज करें ना करें बराबर होता है। थर्ड चीज, जब भी कहीं अब आप टच करते हैं किसी चीज को, अगर आप सपोज करिए कि ना आपके पास साबुन है ना आपके पास सैनिटाइजर, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप ये ध्यान रखिए कि जो आपके हाथ हैं, क्योंकि यही सबसे ज्यादा हर जगह टच होते हैं। आपको हल्की सी छींक आई, आपने नाक पे टच कर दिया, आपको हल्की सी आंख में कोई इरिटेशन हो, आपने आंख में टच कर दिया। कई बार लोगों की हमने आदतें देखी हैं कि अपने हाथ को मुंह में रख लेते हैं। तो अपने किसी भी बॉडी पार्ट पे हाथ को यूज नहीं करिए। अगर आपको करना है तो उसको अच्छे से क्लीन करके करिए और मास्क का यूज करिए। और अगर
आपको लगता है, जैसे अभी सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स सेट नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे हम कहते हैं 6 फीट का नॉर्म्स होता है, तो आप एटलीस्ट 2 से 3 फीट का आप डिस्टेंस बना के रहिए, और स्पेशली उन लोगों से दूर रहिए जो एरोजोल प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे मान लो किसी को बार बार छींक आ रही है, बार बार खांसी आ रही है, तो उन लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस आप बना के रखिए। आप उनको कह सकते हैं कि भैया आप जब छींकते हैं तो अपनी कोहनी के अंदर, जैसे हाथ उठा के कोहनी के अंदर छींकते हैं वैसे छींकें, या अपने हाथ में या अपने उसके आगे हैंकी ले लें, या अगर आप उनके पास कुछ भी नहीं है तो आप एटलीस्ट मास्क यूज कर लें, ताकि उनके जो एरोसोल्स हैं वो आप तक ट्रांसमिट ना हो सके। जैसे कि एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, अगर उन्होंने वैक्सीन नहीं ली है तो वैक्सीन का जो शेड्यूल है उसको आप जरूर फॉलो कीजिए। आपका मतलब कि जिन्होंने 1 लिया है या 2 ही लिया है, उनको क्या करना चाहिए? जिन्होंने 1 लिया है, 2 लिया है, उनको बूस्टर डोज लगवानी चाहिए, क्योंकि बूस्टर डोज का जो बेनिफिट है वो ये है कि जो ऑनगोइंग क्योंकि देखिए कोई भी वैक्सीन होती है उसका टाइम के साथ जो है जो पोटेंसी होती है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस हुई हैं वो धीरे धीरे घटने लगती हैं, तो कुछ टाइम के बाद में बूस्टर की जरूरत पड़ती है उसको बूस्टअप करने के लिए। तो बूस्टर डोज का पर्पस यही था कि जब जनवरी 2022 में बूस्टर डोज अनाउंस हुई थी, तो उसका कारण यह था कि उस वक्त दिसंबर 2021 के आसपास ओमिक्रॉन वेरिएंट, वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर हुआ था, तो एकदम से लगा कि शायद एक नई वेव आने वाली है, तो इसलिए जो बूस्टर डोज है वो प्रपोज किया गया, ताकि जो लोगों की जो इम्यूनिटी डाउन हो रही थी अगेंस्ट कोविड, जो लोगों की एंटीबॉडीज वो डिक्रीज हो रही थी, उनको बूस्टअप किया जा सके और हम उसको उसी हिसाब से लड़ सकें जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड डोज के साथ लड़ा था। ऑल राइट, तो यहाँ पे अभी जैसे ही आपने बोला दूसरी डोज लगवा लीजिए, वैसे जिन्होंने अपनी बिटिया के बारे में पूछा था उन्होंने कहा उसने 2 डोज ले ली है, तो तीसरा भी लगवाना चाहिए, बूस्टर डोज लगवाना चाहिए। ऑल राइट डॉक्टर गुप्ता, एक सवाल यहाँ पर आया हुआ है जो कहता है कि क्या खमागणी बालू राजड़ भियाड़ शिव बाड़मेर से लिखते हैं, गर्मी आने पर कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए कोविड का जो वायरस है ये कब अपना स्वरूप चेंज करेगा कोई नहीं बता सकता। अब ये मान के चलिए कि अभी वेरिएंट जो है JN1 वेरिएंट जो चल रहा है ये मल्टीप्लाई होगा, ट्रांसमिशन इसका ज़्यादा होगा, तो हो सकता है कि मई जून के आसपास हम कोई नया वेरिएंट फिर से एक्सपीरियंस करें, क्योंकि आपको याद होगा कि जो सबसे डेडली वेरिएंट आया था वो गर्मियों में ही आया था, मई जून अप्रैल के आसपास ही, जो मुझे अच्छे से याद है मार्च अप्रैल के आसपास 2021 में जो ये डेडली वेरिएंट आया था जिसको हम डेल्टा वेव कहते हैं, जिस वक्त पूरे देश में त्राही मच गई थी, तो वो वेरिएंट गर्मियों में ही आया था। उसका रीजन सिर्फ यही था कि उससे पहले एक तो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव जो आई थी वो छूके निकल गई थी, तो उस वक्त मल्टीप्लाई बहुत हुआ था, तो नेचुरल एक म्यूटेशन होकर एक नया वेरिएंट आने वाला था, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये वेरिएंट इतना घातक होगा। पर अब ये है कि हम उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि कोई भी वेरिएंट आए, कितना भी घातक आए, हम उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हैं अपने सारे अस्त्रों शस्त्रों के साथ। बिल्कुल सही आपने कहा कि हम मेंटली भी, एक एटीट्यूड भी है और हम जानते भी हैं, जानकारी के साथ प्रिपेयर्ड है, और मेडिकल कम्युनिटी फ्रेटर्निटी अपना काम लगातार कर रही है। बिल्कुल, हम आगे से आगे एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं, नई नई वैक्सीन, इस चीज़ के लिए कोई वैक्सीन में कोई अपडेटेड होता है तो वो अपडेट होता रहता है, और वैक्सीन्स जो है वो रिकमेंडेड होती रहती हैं। कोई नई जो वैक्सीन के अलावा जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, एज ऑफ नाउ अभी कोई ऐसा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट डिक्लेयर्ड नहीं है, लेकिन एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं ताकि अगर इनकेस कोई फ्यूचर में अगर कोई इस तरह का वायरस आता है तो उसके लिए हम प्रिपेयर हो सके। बहुत कुछ आपने जानकारी दी इस पूरे 1 घंटे में रेडियो डॉक्टर में। बस अब समय हो चला है कि आपका हम धन्यवाद करें। कुछ और चंद शब्द अगर आप लिसनर्स को कहना चाहें। देखिए, मेरा 2 लाइनों में सिर्फ कहना चाहूँगा कि चाहे कोई सा भी वायरस हो, कोरोना वायरस हो या एनी ऑफ द वायरस, आप जो है आपकी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अच्छे से निभाइए। अगर गवर्नमेंट टाइम पे कोई चीज़ें रिलीज करती हैं कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना है, आपको मास्क लगाना है, आपको क्राउडेड प्लेसेस पे नहीं जाना है, या आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी है, तो उसके पीछे कुछ लॉजिक होता है, कुछ कंसेप्ट होता है, उसको आप फॉलो जरूर करिए, क्योंकि आपके कोऑपरेशन के बिना हम कोई भी लड़ाई नहीं लड़ सकते। हम लड़ाई तभी जीत सकते हैं जब आप लोगों का साथ हमारे साथ होगा। बिल्कुल सही। डॉक्टर गुप्ता, आपने बहुत ही सटीक बात कही, और ये भी आपने कहा है कि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन लापरवाही की कोई जगह नहीं है। बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।